हाय किड्स, वेलकम टू आवर सेक्शन बाय हॉटस्पॉट। और आज हम कुछ ऐसी कंफ्यूजिंग टर्म से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे जिसमें हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि बच्चों को देखा जाता है कि वो इजीली डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं ये टर्म कौन कौन सी हैं। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्रोमेटीन, क्रोमेटिड एंड क्रोमोसोम। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो टर्म्स हैं ये बड़ी ही कंफ्यूजन क्रिएट करती है स्टूडेंट्स में कि मतलब इन तीनों का मतलब क्या हुआ। कि क्रोमेटिन, क्रोमेटिड और क्रोमोसोम काफी सिमिलर है दिखने में भी, सुनने में भी, और इनके अंदर क्या डिफरेंशिएशन है वो आज हम डिस्कशन करेंगे। सो आप एक चीज पहले अपने माइंड में सेट कीजिए कि ये तीनों की तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि तीनों के तीनों जो ये फॉर्म हमारे सामने देखने के आ रहे हैं, ये तीनों के तीनों जो स्ट्रक्चर्स है वो किसके बने होते हैं, यानी कि all three structures are composed of, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डीएनए प्लस प्रोटीन। ये तीनों की तीनों स्ट्रक्चर किसकी बनी होती है, डीएनए और प्रोटीन। और ये प्रोटीन दोनों टाइप के होंगे, एक तो कौन सा होगा, हिस्टोन प्रोटीन, और दूसरा कौन सा होगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो इस तरीके से एक चीज तो क्लियर होगी कि क्रोमेटिन, क्रोमेटिड और क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन ये कि ये तीनों की तीनों स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होती है। तो ये तीनों की तीनों जो स्ट्रक्चर होती है फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ठीक है, अब सेल हमारे पास दो टाइप की रहती है, यूकैरियोटिक भी है और प्रोकैरियोटिक भी है। सो यहाँ पे फिर कंफ्यूजन आ जाएगा कि न्यूक्लियस तो सिर्फ किस में होता है, यूकैरियोटिक के अंदर। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक के अंदर जो जेनेटिकल मटेरियल है, यानी कि क्रोमेटिन, क्रोमेटिड और क्रोमोसोम जो है वो जेनेटिकल मटेरियल के ही फॉर्म होते हैं। और एक चीज अच्छे से, इस चीज को अच्छे से क्लियर करो कि जो ये जो जेनेटिकल मटेरियल के फॉर्म है ये सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही कंडीशन में दिखाई देते हैं, यानी कि ये तीनों के तीनों जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं ये तीनों के तीनों किसके फॉर्म है, जेनेटिकल मटेरियल के फॉर्म है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ, ये तीनों के तीनों कौन से फॉर्म है, जेनेटिकल मटेरियल्स। ठीक है, तो इनके फॉर्म्स है। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों फॉर्म हमें सिर्फ एक ही कंडीशन में दिखाई देगी जब बात चल रही होगी सेल डिवीजन की, राइट। तो अदरवाइज ये हमें नहीं देखने को मिलती। तीनों की तीनों फॉर्म जब सेल डिवाइड कर रही होती है उसी टाइम हमें क्रोमेटिन, क्रोमेटिड और क्रोमोसोम्स हमें इजीली विजुअल होते दिखाई देते हैं। सो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे थे हम, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता, तो उनका जो जेनेटिकल मटेरियल है या ये जो स्ट्रक्चर्स तो नहीं होंगी क्योंकि ट्रू स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होती। रीजन होता है कि जो प्रोकैरियोटिक का जेनेटिकल मटेरियल होता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और जो प्रोकैरियोटिक का जो जेनेटिकल मटेरियल होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, जीनोफोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये उनका क्या होता है, जेनेटिकल मटेरियल, और कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और जो ये जीनोफोर किसका बना होता है, ये बना होता है डीएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन का। ठीक है, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का एग्जांपल हमारे पास रहता है पॉलीएमाइड्स। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक की तो बात ही अलग होगी क्योंकि प्रोकैरियोटिक के अंदर वेल डेवलप, प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरियल सेल जो रहती है उनके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस ही नहीं है। उनका जो जेनेटिकल मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और दूसरी चीज ये कि वहां पे ना तो हमें ट्रू क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं और ना ही हमें हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलता है। तो इसीलिए वहां पे जो हम टर्म यूज करते हैं उनके जेनेटिकल मटेरियल के, जो कि रिंग लाइक या सर्कुलर या लीनियर फॉर्म में भी देखने को मिलता है, वो किस नाम से जाना जाता है, जीनोफोर। लेकिन अब हम सारी की सारी बात हमारी जो ये तीनों टर्म्स हैं वो किसके रिस्पेक्ट में रहेगी, यूकैरियोटिक के रिस्पेक्ट में रहेगी। ये चीज क्लियर है। अब देखते हैं कि ये जो तीनों की तीनों स्ट्रक्चर बनती कैसे हैं। तो हम पहले लेते हैं एक सेल। ठीक है, ये मान लीजिए सेल है और ये सेल का क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, क्योंकि जेनेटिकल मटेरियल तो किसमें प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से क्या प्रेजेंट रहता है, ये है जेनेटिकल मटेरियल। ठीक है, जेनेटिकल
मटेरियल। ठीक है, अब ये जो जेनेटिकल मटेरियल है वो क्या रहता है, इस तरीके से ये एक डीएनए फाइबर है। ये क्या है, डीएनए फाइबर। क्या है, डीएनए फाइबर। ठीक है, अब ये डीएनए फाइबर बहुत ही लंबा होता है, जो कि ऐसे काफी कॉइल होकर कहाँ प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से चीज को आपको क्लियर करना है कि जो ये डीएनए फाइबर है वो प्रेजेंस ऑफ, ये है हिस्टोन प्रोटीन। ध्यान से समझना है इस चीज को कि ये डीएनए फाइबर है, ये हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ इस तरीके से पैक्ड हो जाता है, कॉइल, यानी कि चारों तरफ कॉइलिंग करता है किसके, हिस्टोन प्रोटीन के। जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। मान लीजिए ये क्या है हमारे पास, हिस्टोन प्रोटीन्स है। ठीक है, और इन हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ जो डीएनए है वो इस तरीके से क्या करता है, राउंड करता है इस तरीके से। तो जो ये स्ट्रक्चर हमारे सामने देखने को मिल रही है, तो ये इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर हमारे सामने फॉर्म हो रही है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो ये आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, एक डीएनए फाइबर इन हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ कॉइल हो गई। इतना जो लंबा था अब वो थोड़ा सा शॉर्ट हो चुका है क्योंकि वो इन हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपट गया है। तो यहाँ पे ये जो फाइबर है थोड़ा सा थिक हो गया। अगर हम इनकी डायामीटर की बात करें तो डीएनए फाइबर का डायामीटर होता है लगभग 2 नैनोमीटर, जबकि जैसे ही ये इसकी चारों तरफ मतलब रैप करता है स्टोन प्रोटीन के, तो यहाँ पे ये फाइबर थोड़ा थिक हो गया और इसका जो हमारे पास रहता है वो होता है 11 नैनोमीटर डायमीटर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये न्यूक्लियोसोम वाली स्ट्रक्चर बनी है इसको हम किस नाम से जानते हैं, क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास जो आ रहा है, अब ये जो क्रोमेटिन है वो किस तरीके से कॉइल्ड हो जाता है, अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कंडेंसेशन चल रहा होता है कुछ इस तरीके से। अब जो ये डीएनए है वो और भी कॉइल्ड होगा अराउंड द न्यूक्लियोसोम, यानी कि न्यूक्लियोसोम आपस में और भी एक दूसरे से कॉम्पैक्टली एक दूसरे से कंडेंस होंगे, यानी कंडेंसेशन की प्रोसेस चल रही है। तो न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़ते जाएंगे और जो डीएनए फाइबर है वो और भी थिक होता जाएगा। वो कुछ इस तरीके से हमारे सामने देखने को आएगा, मान लीजिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे वो इस तरीके से ये हमारे पास दिख रहे हैं, वो क्या है, न्यूक्लियोसोम। ये कंडेंसेशन होने लगी। अब और देखते हैं कि और जब कंडेंसेशन होती है तो इस तरीके से इरेगुलर हमारे सामने क्या बनते हैं, लूप्स बनते हैं इस तरीके से। और ये जो लूप्स है वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ये इस तरीके से जो लूप है वो हमारे सामने आ रहे हैं और ये यहाँ से कंडेंस्ड होके फिर एक स्ट्रक्चर बनाता है। ये जो क्रोमेटिन लूप है ये हाईली कंडेंस्ड होंगे और हाईली कंडेंस्ड होके कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर हमारे सामने बिल्ड करते हैं। ये हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर हमारे सामने आती है। ठीक है, और या फिर इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हो, ये हाईली कंडेंस्ड क्रोमेटिन लूप है और वो इस तरीके से हमारे सामने स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। और आपको स्ट्रक्चर से क्लियर हो गया होगा ये स्ट्रक्चर हम किसकी बात कर रहे हैं, ये बने हैं हमारे पास क्रोमोसोम। ठीक है, और ये हमारे पास जो थे यहाँ पे ये वाली फॉर्म थी क्रोमेटिन। ठीक है, तो एक चीज देखिए, जो क्रोमेटिन है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, क्रोमोसोम में। लेकिन कब कन्वर्ट हो गया, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन के दौरान जो क्रोमेटिन है ये कंडेंस्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, कंडेंस्ड। ठीक है, यानी कि क्रोमेटिन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन कंडेंस्ड होकर क्या बना देता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर देता है। यानी कि एक चीज यहाँ पे देखो कि डीएनए फाइबर यहाँ पे बहुत पतला था, कितना था, 2 नैनोमीटर। जैसे ही स्टोन प्रोटीन की चारों तरफ आया तो डायमीटर कितना हो गया, 11। और ये और भी जो न्यूक्लियोसोम और भी कॉइल करे तो यहाँ पे जो हमारा डायमीटर आ जाएगा वो लगभग 30 नैनोमीटर का रहेगा। ठीक है, अब जो इरेगुलर जो लूप बनते हैं क्रोमेटिन के वो अब और भी थिक हो चुका है, तो ये लगभग 300 नैनोमीटर
ठीक है। अब यहाँ पे क्रोमोसोम की दो फॉर्म आपके सामने दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैंने एक सिंगल रोड शेप स्ट्रक्चर बनाई है, यहाँ पे डबल रोड शेप स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। ये जो रोड शेप स्ट्रक्चर है ये होती है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर जो हमें ये रोड शेप स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड। यानी कि जो क्रोमोसोम है वो कभी कभी एक क्रोमेटिड लिए भी होते हैं, कभी कभी दो क्रोमेटिड भी लिए होते हैं, ये डिपेंड करता है सेल डिवीजन की स्टेज पे। सो यहाँ पे अगर हम एक क्रोमेटिड की बात कर रहे हैं तो नैनोमीटर रहेगा 700 नैनोमीटर, और अगर हम दो क्रोमेटिड की बात कर रहे हैं तो जो नैनोमीटर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 1400 नैनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो क्रोमेटिड देखने को मिल रहे हैं, और ये दोनों के दोनों क्रोमेटिड कौन से होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों यानी कि ये और ये दोनों के दोनों कौन से क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है, अब हम देखते हैं इन दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में, यानी कि क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो किस तरीके से देखने को मिलता है। अब देखिए क्रोमेटिन क्या होता है। देखिए क्रोमेटिन के लिए पहला जो स्टेटमेंट हमारा रहता है वो ये रहता है कि क्रोमेटिन जो है वो किसका बना हुआ है, यानी कि ये कंपोज्ड ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, तो क्रोमोसोम में किसका बना हुआ है, बिल्कुल ये भी डीएनए प्लस प्रोटीन का ही बना हुआ है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं हुआ। अब हम देखें कि जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन को हम मान के चलते हैं कि क्रोमेटिन एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब आप एक चीज देखो कि क्रोमेटिन जब बन रहा होता है, ये क्रोमेटिन की फॉर्म है, तो इस फॉर्म के अंदर न्यूक्लियोसोम्स ऐसे मतलब कुछ डिस्टेंस पे हमारे सामने आते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर हमारे सामने फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं बीड्स ऑन, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, यानी कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब कुछ इस तरह की हमारे सामने स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर, ये जो बीड्स हमें देखने को मिल रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोला जाता है, और इन दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आती है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि जो क्रोमेटिन है, अगर क्रोमेटिन की कंडेंसेशन की बात करें तो क्रोमेटिन यहाँ पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये क्या होता है, थिन फाइबर है। ठीक है, या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है या थिन स्ट्रिंग है। तो जो क्रोमेटिड है ये, इनके अंदर नो कंडेंसेशन, क्रोमेटिन के अंदर जो क्रोमेटिन है वो इसके अंदर कंडेंसेशन नहीं होती। हाँ, बाद में जब इसको क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है तब ये कंडेंस्ड होता है। तो अगर अकेले क्रोमोसोम की बात करें तो ये अनकंडेंस्ड फॉर्म होती है, एक सिंपल फाइबर होता है जिसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, तो ये इसके अंदर कहीं पे भी कंडेंसेशन नहीं प्रेजेंट होती, यानी कि नो कंडेंसेशन या अनकंडेंस्ड फॉर्म आप कंसिडर कर सकते हो। अब अगर आप देखें कि क्रोमेटिन की टाइप की बात करें तो क्रोमेटिन दो टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर एक की बात करें, एक को हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन और एक दूसरा होता है यू क्रोमेटिन, दो टाइप हो गए। ठीक है, हेट्रोक्रोमेटिन जो क्रोमेटिन होता है वो काफी कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है, आप बोल सकते हो कि ये कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, जबकि यूक्रोमेटिन जो होता है वो लेस कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है। ठीक है, अब जो हेट्रोक्रोमेटिन जो होती है वो मतलब काफी डार्क स्टेन होता है। अगर हम क्रोमेटिन फाइबर को स्टेन यानी कि डाई से स्टेन करें तो ये काफी डार्क स्टेन होता है, जबकि यूक्रोमेटिन जो होता है वो लाइट स्टेन होता है क्योंकि ये लेस कॉम्पैक्ट होता है। दूसरी चीज, जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिवेटेड होता है, जबकि यूक्रोमेटिन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली
एक्टिव होता है, और जबकि ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, जबकि यूक्रोमेटिन एक्टिव होता है। तो ये सारी जो बातें थी किसके बारे में थी, क्रोमेटिन के बारे में थी। अब हम देखते हैं क्रोमोसोम क्या है। तो क्रोमोसोम को हम एक बहुत ही अच्छे स्टेटमेंट के साथ इस पे क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि क्रोमोसोम क्या है। तो क्रोमोसोम को हम वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। यानी कि क्रोमोसोम डीएनए का बना होता है, डीएनए के ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन एग और स्पर्म के अंदर जो मूव करता है वो कौन मूव करता है, क्रोमोसोम। सो हेरिडिटी, वेक्टर ऑफ हेरिडिटी का मतलब क्या है कि पेरेंट्स के ट्रेट्स को या पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनकी हेरिडिटी को कहाँ, नेक्स्ट जनरेशन में कौन पहुंचाता है, क्रोमोसोम पहुंचाता है, क्योंकि ये बातें सारी कब हो रही होती है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर ऑफ हेरिडिटी बोला जाता है। दूसरी चीज कि क्रोमोसोम जो होते हैं, इनकी अगर फॉर्म की बात करें तो क्रोमोसोम्स दो फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। देखो नॉर्मली अगर हम बात करें, नॉर्मली तो ये सिंगल क्रोमेटिड के साथ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहां पे हमारे पास डबल क्रोमेटिड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये क्रोमेटिड है वो बेसिकली क्या होता है, ये आप मान के चलो एक रोड शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, जो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, ये जिसके अंदर हाईली कंडेंसेशन फॉर्म रहती है क्रोमेटिन की, इस तरीके से ये रोड शेप स्ट्रक्चर, ये एक क्या है, क्रोमेटिड है, ठीक है। नॉर्मली तो ये इस तरीके से प्रेजेंट रहता है, लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं सेल डिवीजन की, तो सेल डिवीजन के अंदर हम देखें तो ये जो क्रोमेटिड है वो एक अपना आइडेंटिकल क्रोमेटिड बना लेता है। तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हमारे सामने आती है, यानी कि दो आइडेंटिकल क्रोमेटिड प्रेजेंट रहते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे जो ये दोनों क्या रहते हैं, डबल क्रोमेटिड है। लेकिन अगर हम सेल डिवीजन की स्टेजेस की बात करें तो देखो जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन की जो प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है इंटरफेज के अंदर, यानी कि क्रोमेटिन हमें सेल डिवीजन की कौन से फेज में देखने को मिलता है, इंटरफेज के अंदर, ठीक है। यानी कि G1 S और G2 फॉर्म, जिसके अंदर लगातार क्या रहती है, कंडेंसेशन होती रहती है। तो क्रोमेटिन हमारे देखने को मिलती है G1 S और G2 फेज, जिसके अंदर लगातार क्रोमेटिन और उसका कंडेंसेशन हमें देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्रोमेटिन की जो स्टेज होती है और उसका कंडेंसेशन बेसिकली कौन सी सेल डिवीजन की फेज में होता है, G1 S और G2, जिसको आप इंटरफेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब जैसे ही प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज आती है और टेलोफेज आती है, तब ये क्रोमोसोम के फॉर्म में हमारे सामने अपीयर होता है। अब हम देखते हैं कि सिंगल क्रोमेटिड और डबल क्रोमेटिड किस फॉर्म में रहता है। तो एक चीज आप हमेशा क्लियर रखना कि ये जो डबल क्रोमेटिड हमें कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है प्रोफेज एंड मेटाफेज में। ये क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि प्रोफेज और मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होता है वो दो क्रोमेटिड ही होता है, ठीक है। जबकि हमारी स्टेज कौन सी है, एनाफेज एंड टेलोफेज की अगर हम बात करें, एनाफेज और टेलोफेज के अंदर क्रोमोसोम सिंगल क्रोमेटिड रहता है। सो एक नॉर्मल सी चीज कि क्रोमोसोम के पास कितने, एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड होते हैं, इनके डायड के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है। नॉर्मली ये इस फॉर्म में रहता है, लेकिन जब ये सेल डिवीजन की बात चल रही होती है तो क्रोमेटिड एक एस फेज के दौरान अपना रेप्लिकेट कर लेता है क्रोमेटिन, जो हम सेल डिवीजन के चैप्टर में देखेंगे। तो वहां पे जो एक क्रोमेटिन अपनी रेप्लिका बना लेता है, जिससे कि दो क्रोमेटिन हो जाते हैं, दो क्रोमेटिन आपस में कंडेंस्ड होंगे और वो दो क्रोमेटिड का एक क्रोमोसोम बनाते हैं। सो एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड होते हैं, उन दोनों क्रोमेटिड को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर्स है। आई होप आपको क्लियर होगी कि क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिड और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। पहली चीज तो ये सारी के सारे जो जेनेटिकल मटेरियल के फॉर्म है, ये ड्यूरिंग द सेल डिवीजन देखने को मिलेंगे, इस चीज को
बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए। अदरवाइज जेनेटिकल मटेरियल नॉर्मली एज अ फाइबर के फॉर्म में एक सेल के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब एक सेल डिवीजन के फॉर्म में जाती है, डिवाइड कर रही होती है, तब ये स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती है। इस सारे स्ट्रक्चर्स को हम क्लियर करते हैं एक और डायग्राम के थ्रू, जिससे आप इस चीज को बहुत और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। सो हम देखते हैं कि वो डायग्राम हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो हम अभी जो तीनों टर्म्स हमने देखी है, क्रोमेटिन, क्रोमेटिड और क्रोमोसोम, उन तीनों टर्म्स को हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। डायग्राम कुछ इस तरीके से हमारे सामने आएगा। आपके सामने एक डायग्राम है जिसके अंदर आपको स्टार्टिंग में जो दिख रहा है वो डीएनए है जो डबल हेलिक्स है। ठीक है, डीएनए जो डबल हेलिक्स है वो हिस्टोन प्रोटीन की प्रेजेंस में, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन है और वो जो डीएनए का फाइबर होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ टर्नओवर करता है, यानी कि उसके चारों तरफ लूप बनाता है, या फिर बोल सकते हैं कि चारों तरफ लिपट जाता है, और जिससे वो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है उसको हम क्या बोल रहे थे, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, यानी कि मोतियों की माला की तरह हमें देखने को मिलता है। बीड्स ऐसे मतलब जो मोती है वहां पे न्यूक्लियोसोम रहेंगे और जो धागा रहता है वो वहां पे डीएनए फाइबर रहता है, और दो न्यूक्लियोसोम्स को बीच में जोड़ने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, लिंकर डीएनए। तो डीएनए फाइबर है जो हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ ऐसे टर्न करके उसके चारों तरफ लूप बना के क्या स्ट्रक्चर बनाता है, न्यूक्लियोसोम, जिससे कि डीएनए फाइबर थोड़ा सा थिक हो जाता है, और ये जो फाइबर क्या कहलाता है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन फिर कंडेंस्ड होता है, चारों तरफ उसके लिपटता जाता है हिस्टोन प्रोटीन के, और जो क्रोमेटिन है काफी थिक हो जाता है, और फिर कंडेंस्ड होके वो इरेगुलर लूप फॉर्म करता है। ये जो इरेगुलर लूप है क्रोमेटिन के, ये हाईली कॉइल्ड होके किसका फॉर्मेशन करते हैं, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। क्रोमोसोम हमें दिखाई दे रहा है। क्रोमोसोम जो होते हैं वो दो क्रोमेटिड से मिलकर बने होते हैं, या क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड भी होता है, दोनों ही कंडीशन रहती है, क्योंकि नॉर्मली तो एक ही क्रोमेटिड होता है, लेकिन सेल डिवीजन के दौरान हमने अभी देखा कि दो क्रोमेटिड्स हैं। अब जो क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, यानी कि जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो एक दूसरे से एक पॉइंट पे, कंस्ट्रक्टेड पॉइंट पे अटैच रहते हैं, उसको हम क्या बोल रहे थे, सेंट्रोमियर बोला जाता है। तो इस तरीके से एक डीएनए फाइबर हिस्टोन प्रोटीन की चारों तरफ पैक्ड होके कंडेंस्ड होके इरेगुलर लूप बनाता है, एंड देन वो इरेगुलर लूप जो होते हैं वो कॉइल्ड होके एक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से हमें ये सारी की सारी टर्म एक डायग्राम के थ्रू भी क्लियर हो चुकी है। सो इसके अंदर आपको कहीं पे भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तीनों की तीनों स्ट्रक्चर जेनेटिकल मटेरियल का ही फॉर्म होता है, जो कि सेल डिवीजन के दौरान देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसी तरीके कुछ और कंफ्यूजिंग टर्म के साथ, जिसमें अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, थैंक यू।